नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आबकारी आरक्षक के एमसीक्यूज की सीरीज। आज इंडिया जीएस का बारी है। इंडिया जीएस की आज क्रम है। कल छत्तीसगढ़ पढ़े थे, हिंदी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, इंडिया जीएस। 9वां अंक है ये, कंटिन्यू चल रहा है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस, आप लोगों का दिल से धन्यवाद सपोर्ट के लिए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि ये आबकारी आरक्षक के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में जो भी व्यापम ने एग्जाम लिया है और जो 10वीं 12वीं लेवल का है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल 10वीं 12वीं लेवल का है, उनके क्वेश्चन है। ठीक, पहली चीज कल हम पढ़ाए तो एक गलती हो गया था, है ना। छत्तीसगढ़ के जिला के संबंध में एक गलती हो गया था। सबसे बड़ा जिला है बीजापुर, ठीक है, सबसे बड़ा 33 जिलों में ना, सबसे बड़ा जिला बीजापुर, सबसे छोटा, सबसे छोटा, छोटा कहां है? शक्ति। कहां? शक्ति जिला। किनके हिसाब से? 33 जिले के हिसाब से, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला बीजापुर, सबसे छोटा जिला शक्ति। मैंने एक क्वेश्चन में आपको पढ़ाया छत्तीसगढ़ का नक्शा। हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा समुद्री घोड़े के अनुसार दिखता है, समुद्री घोड़े के हिसाब से दिखता है। समुद्री घोड़े को बोलते हैं सी हॉर्स, और सी हॉर्स को क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। दरियाई घोड़े को बोलते हैं हिप्पोपोटेमस, उसके जैसे नहीं दिखता। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स समुद्री घोड़े जैसा दिखता है, ठीक है। चलिए, ये दो क्वेश्चन थे जिनके डाउट थे। चलो आज का ये सीरीज चालू करते हैं। 80 क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। जीएस के क्वेश्चन बहुत मजे आएंगे, यही लेवल आपको फेस करना है, काफी अच्छा है। चलो आज का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ किस लिपि में लिखा जाता है? छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखा जाता है? छत्तीसगढ़ी भाषा तो है, उसको लिपने की लिपि क्या है? लिपि मतलब लीप देना, तो हम लोग इसको लिपते ही है ना। जैसे यहां ब्राह्मी लिख रहा हूं तो मैं लीप ही रहा हूं, ये तो लिपि इसीलिए बोलते हैं, लीप देना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि है देवनागरी। और देवनागरी और किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, छत्तीसगढ़ की लिपि देवनागरी है, नेपाली की लिपि देवनागरी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ चुका है, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, ठीक है। तो ये सब भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा की भी लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी लिपि है। आपको पता है छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आएगा? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब ये तो इससे ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हो गई, उपबोलियां। अब छत्तीसगढ़ी का जन्म किससे हुआ है? छत्तीसगढ़ी का जन्म हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। चलो कल पढ़े थे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भैया, है ना। ओ सिट, ज्यादा का विलोम शब्द लिखिए छत्तीसगढ़ी में। ज्यादा का विलोम शब्द छत्तीसगढ़ी में क्या होगा, है ना? ज्यादा, ज्यादा का विलोम शब्द होगा खंगना। अब आप इसको सुने होगे, है ना, वाह ओकर घर खाए बर गेरे हन सब्जी खंगे, है ना, ओकर घर ये करे बर गेरे हन ये चीज खंगे। खंगे मतलब कम पढ़ना। ज्यादा का होता है अधिक, कम पढ़ना का होता है कम। तो कम पढ़ना के लिए छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है खंगना। हमन जाथन, है ना, ककरो यहाँ पार्टी वार्टी में जाथन, ता वाह तोला पनीर चिल्ली नहीं मिली सो नहीं, वाह खंगे रही सो अतिकन 10 किलो पनीर चिल्ली खा मिली, है ना। तो इसने हमारे लोग बात करते हैं खंगना। खंगना मतलब कम होना, ठीक है। कोई चीज आवश्यकता से कम हो गई, जरूरत से कम हो गई, उसके लिए खंगना। आपके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है ना, आपके लिए। ओमन मतलब वह, तय मतलब ते, तुमन मतलब आप, है ना, तुमन मतलब आप। छत्तीसगढ़ में आपके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? तुमन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चिड़ई आकाश में उड़ियाथे। उड़ियाथे मतलब उड़ना। चिड़ई आकाश में उड़ियाथे कौन सा क्रिया है? अब आप मतलब पता है क्रिया दो टाइप के रही थे, अभी कौन से में पूछे रही से? एडीआई में पूछे रही से सकर्मक, सकर्मक और
अकर्मक। ठीक है, अब ए में का हो ही, ए में क्रिया और कर्म दोनों रही, ए में कार्य ही केवल क्रिया रही, है ना, और कर्म के प्रभाव का में पढ़ी, कर्ता पर पढ़ी। ए में कर्म के प्रभाव का में पढ़ी, क्रिया पर पढ़ी। ठीक है, ता चिड़ई आकाश मां उड़िया थे, उड़ियाना का है जी, उड़ियाना हरे क्रिया, चिड़ई का है ये है कर्ता, है ना, और आकाश का है ये है कर्म, है ना। त उड़त कहाँ है, आकाश में, उड़े प्रभाव कहाँ पड़ा थे, आकाश में। त ए में कर्म और क्रिया दोनों है, कर्म और क्रिया दोनों है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। तो चिड़ई आकाश में उड़त है, कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। कर्ता कौन है, उड़ने वाला कौन है, चिड़ई है। ठीक है, क्रिया का करत है, उड़ियावत है, ये क्रिया हो गए। कहाँ उड़ियावत है, आकाश में, ता उड़ियायक प्रभाव का में पड़त है, आकाश में, ता आकाश का हो गए कर्म, ता कर्म आगे ता का हो गए, सकर्मक क्रिया हो गए। ठीक है, चलो अब एक ठन क्वेश्चन आही का, मैं हां सूतत हाउ। ठीक है, मैं हां सूतत हाउ, करने वाला कौन, मैं, करता। सोना क्या है, क्रिया। अब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मेरे पे, तो ये कौन सा हो गया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो चौथा क्या होगा, सकर्मक क्रिया। ठीक, नोनी बर लइका खोजा थे में कारक है, नोनी बर लइका खोजा थे। अब आप मतलब में पढ़ाया हो, 2-3 दिन ले लगातार पढ़ाया था, संप्रदान कारक, है ना, कौन से, संप्रदान कारक। यही सब क्वेश्चन आई दोस्तों, है ना, तो बार बार पढ़ा था। संप्रदान कारक बर क्या होते, के लिए, का होते, के लिए, और यही ला छत्तीसगढ़ में का बोल देते हैं, बर, है ना, बर, है ना, किसी के लिए कोई काम करते तब बर, ककरो बर कुछ काम करते हैं तब बर, तोर बर, मोर बर, काकर बर। ठीक है, ता नोनी बर मतलब लड़की के लिए, लड़की के लिए क्या खोज रहे हैं, लड़का मतलब लड़का खोजा थे, है ना, लड़की की शादी करने के लिए लड़का खोज रहे, लड़की के लिए लड़का खोज रहे, के लिए मतलब बर। अब बर आ गया तो कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिवारी शब्द का छत्तीसगढ़ी में स्त्रीलिंग क्या होगा, तिवारी शब्द का, तिवारी शब्द का छत्तीसगढ़ी लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग बताओ भैया, तिवारी शब्द का क्या होगा। हर में नीन नहीं जुड़ जाएगा ना, जैसे हथनीन पटवर्नीन, हर में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां तिवारी शब्द के स्त्रीलिंग हो ही का हो ही तिवराइन, का तिवराइन, जैसे पंडिताइन, है ना, बनियाई पंडिताइन, तिवराइन। ठीक है, मिसराइन, है ना, तब इसने तिवारी शब्द के का हो ही तिवराइन, का हो ही तिवराइन, तिवारिन नहीं हुआ है, तिवारिन नहीं मारना है ना, तिवराइन ऐसे वाले भी नहीं, तिवारिन भी नहीं, तिवराइन ये वाले छोटे छोटे ही आई। ठीक है, ता तिवारी शब्द के छत्तीसगढ़ स्त्रीलिंग का हो ही तिवराइन, तिवराइन छोटा ही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मैं जा रहा रही हूं का छत्तीसगढ़ रूप का है, मैं हा जात हूं। ठीक है, तो का हो ये में, मैं हा जात हूं, का हो ही, मैं हा जात हूं, मैं जा रहा हूं का छत्तीसगढ़ में का हो ही, मैं हा जात हूं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास कौन से नहीं है, दई देवता, दई मतलब देवी देवता, देवी देवता। ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व में भी कौन सा, इतरेतर द्वंद्व समास। चोरी चकारी, चोरी और चोरी से सात काम, समाहार द्वंद्व समास, है ना। पारा परोस, पारा परोस ये भी समाहार द्वंद्व समास। 10 ठन, अब ये 10 ठन कौन हरे, 10 ठन है द्विगु समास का, द्विगु, 10 ठन मतलब 10 चीजें। ठीक है, 10 ठन मतलब 10 चीजें, 10 की गिनती बता रहा है, कोई चीज कितनी है, 10 ठोक है, ठोक, 10 ठन मतलब वही 10 ठोक, तो 10 ठन मतलब गिनती आगे, तो ये द्विगु समास। देवी देवता दोनों कहा रहे, संज्ञा रहे, दोनों अपन महत्वता रखते, तो ये हो ही का इतरेतर द्वंद्व समास। चोरी चकारी दोनों के मिलके एक ही वर्ड बनते का, चोरी करना, समाहार द्वंद्व समास। पारा परोस दोनों मिला के पास के पड़ोसी का हुई, समाहार द्वंद्व समास। लेकिन 10 ठन, 10 का नग बता रहा है, 10 की संख्या बता रहा है, तो ये होगा आपका द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित लोकप्रिय छत्तीसगढ़ पहेली जनौला का उपयुक्त अर्थ क्या है, बताइए। का है,
पूछी में पानी पिए मूड़ी ललियाए, पूछी में पानी पिए मूड़ी ललियाए। अब इसमें ऐसे आप एक दिया बना लो, है ना, एक दिया बना लो भैया, ठीक है, ये दिया बना लिए, है ना, यहां पे एक बत्ती लगा लिए ऐसे, यहां एक बत्ती लगा लिए, बत्ती तेल पिएगा और यहां आग जलेगा, बत्ती तेल पिएगा यहां आग जलेगा। तब पूछी में पानी पिए मूड़ी ललियाए, का हो ही तेल का दिया, का हो ही तेल का दिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित लोकप्रिय छत्तीसगढ़ पहेली जनौला या पहेली का सबसे लोकप्रिय अर्थ क्या है? ऊपर पचरी नीचे पचरी बीच में मोंगरी मछली, है ना, ऊपर पचरी नीचे पचरी बीच में मोंगरी मछली। मोंगरी मछली एकदम फिसलती है, देखे हो इति होती भागते। पचरी मतलब का होते जी? पचरी मतलब होते तालाब के किनारे जेमें बैठ के नहाते धोते कपड़ा धोते ना, है ना, तेला की थे तालाब का किनारा, तालाब के किनारा ला पचरी बनाते। सरपंच मन पचरी बनाए बर पैसा निकलवाते, बनावे नहीं, पैसा खा डरते। तालाब में, तालाब के किनारे ला जे मेरे ला कंक्रीट वॉन्क्रीट करके ढाल वाल देते बढ़िया, तालाब के किनारे जे मेरे बैठ के नहाते कपड़ा धोते बर्तन धोते, उहिल पचरी की थे, उहिल घटौना की थे, घटौना पचरी, ठीक है। ता पचरी मतलब किनारे, ता इधर भी किनारा इधर भी किनारा और बीच में मोंगरी मछली नाच रही है, तो हमारा मुंह है ये, ऊपर भी पचरी नीचे भी पचरी, बीच में जीभ मोंगरी मछली जैसे नाच रहा है। मोंगरी मछली बहुत फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो ये क्या होगा? जीभ होगा, ठीक है। ऊपर पचरी बीच नीचे पचरी, ऊपर भी अपन ऊपर तालू नीचे हमारा मुंह बेस और बीच में अपना जीभ इधर उधर घूम रहा है, नाच रहा है, तैर रहा है, तो यही क्या है? ऊपर पचरी नीचे पचरी बीच में मोंगरी मछली, ऑप्शन डी। निम्नलिखित लोकप्रिय छत्तीसगढ़ पहेली का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? फूल फूले रिंगी चिंगी फरे फल फरे लमडेरा, फूले में रिंगी चिंगी फरे में लमडेरा, गुब्बारा सांप सहजन कोड़ा। अब इसका मतलब तो होता है मुनगा, तो मुनगा तो लिखा नहीं है, तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। सहजन कोई क्या बोलते हैं? मुनगा बोलते हैं, है ना। मुनगे कोई क्या बोलते हैं? सहजन की सब्जी बोलते हैं ना। क्यों भाई, नहीं पता? हाँ, सहजन कोई क्या बोलते हैं? मुनगे की सब्जी कोई क्या बोलते हैं? सहजन बोलते हैं दूसरे जात वाले लोग, हमन तो मुनगा बोलथन, ठीक है। फूल फूरे रिंगी चिंगी फरे बर लमडेरा, ठीक है, मुनगा, तो मुनगे कोई क्या बोलते हैं? सहजन। अब जिसको सहजन का अर्थ नहीं पता है वो तो क्वेश्चन को बनाएगा नहीं, कुछ और मार देगा, ठीक है। तो सहजन मुनगे की ही सब्जी को बोलते हैं। जब का होते डिलीवरी होते तब मुनगा बड़ी खवाए जाते, काबर? मुनगा में बहुत कारी थे, विटामिन री थे, ठीक है, प्रोटीन री थे। चलो, मुनगा और रखियक बरी, ओकर बाद टमाटर के चटनी, फिर आंद दवा बल्लू, एक नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। सगा होना, वाह वो थमर सगा है जी, वो फनाल फलानल जानथस का, वाह वो थमर सगा है, जात भाई ये हमर। त सगा होना मतलब अपना होना, सगा होना मतलब अपना होना, मित्र नहीं होगा, मित्र नहीं होगा। सगा मतलब, सगा देखो, सगा सब छत्तीसगढ़ी में मेहमान को भी सगा बोलते हैं, सगा आए हैं, है ना। और सगा सेम कुल वाले को भी बोलते हैं, सेम गोत्र वाले को। जैसे हमारा गोत्र है और उसी गोत्र का कोई दूसरा मेरे से मिल गया, तो वो क्या होगा? मेरा सगा होगा, दोनों का सेम गोत्र है, ठीक है। और सगा किसको बोलेंगे? जो मेहमान आते हैं उसको भी सगा बोलते, सगा पहुना, सुने हो ना? हाँ, ठीक है। तो अपना होना, अपना होना हो ही कर, सगा हो ही मतलब अपना होना, ठीक है। चलो, पेट मां आगी बढ़ना मुहावरे का अर्थ लिखिए। पेट मां आगी बढ़ना, पेट मां चूहा कूदना, पेट मां हाथी कूदना, ये सब के अर्थ का होते? ये सब के अर्थ होते बहुत भूख लगना, बहुत भूख लगना। पेट में आगी बढ़ना, पेट में दर्द होना मत लगा दू भैया, पेट में आगी बढ़ना मतलब बहुत ज्यादा भूख लगना। और पेट में जब भूख लगते आगी बढ़ते तब पेट के आग्निल का की थे? जठराग्नि, है ना, जठराग्नि, ठीक है। जंगल के आग लगा की थे? दनावल, ठीक है। जठराग्नि, पेट के आग जठराग्नि, और पेट में आगी बढ़ना मतलब बहुत भूख लगना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया फटाक से, कहा रे निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। बिना पांख के सुवना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास। अब इनमें उड़े वाले सब चीजें भैया, तो बताओ एक उत्तर का हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ एक उत्तर का हुई? लिखे है बिना पंख के सोना, उड़ी चलत आकाश, रूप रंग नहीं
रूप रंग इनके नहीं, मरे न भूख प्यास। अब पतंग के तो रूप रंग होते, पवन के भी रूप रंग मान लो, ठीक है, सूरज के भी है। एकर का हो ही आत्मा जीवात्मा, ठीक है, आत्मा के ना कोई रूप रंग होते ना ओला भूख लगते, और वो हा आकाश में उड़ के चले जाते, ठीक है। ता आत्मा जीवात्मा बर ये चीज ला बोले गए है कि ना ला भूख लगे प्यास लगे कोई रूप रंग नहीं है, ठीक। बढ़िया, एक नंबर। दुब्बर ला दू अषाढ़, दुब्बर ला दू अषाढ़ लोकोक्ति के का अर्थ होते, दुब्बर ला दू अषाढ़, एमे छूटे है दुब्बर ला, लोकोक्ति के छूटे हुए शब्द को बताइए। दुब्बर ला दू अषाढ़ पूछे गए है दो बार। अब दुब्बर ला दू अषाढ़ मतलब एक तो अषाढ़ में पानी बादल गिरा थे, वैसने तबीयत खराब। अब वो आदमी कमजोर है बेचारा, है ना, औ ओकर बारी ऐसे त औ ज्यादा पानी गिरा थे, जबकि वो पानी नहीं सह सके। तैला बोलते कि जो परेशान है, जो विपत्ति में है, उसको और विपत्ति आना, जो विपत्ति में फंसा हुआ है उसको और विपत्ति आना। तही लकी थे दुब्बर ला दू अषाढ़, है ना, दुब्बर ला दू अषाढ़, ठीक है। चलो अब मान ले ते हाँ पेपर दिलायल गे हस, पेपर दिलाए बर गे हस, एक तो जात जात लेट हो गए, लेट हो गए और उही दौरान तोर गाड़ी भी पंचर हो गए। तहिल की ही दुब्बर ला दू अषाढ़, एक तो वैसने लेट हो गए ऊपर से गाड़ी भी पंचर हो गए। कोई आदमी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, ओला औ प्रॉब्लम आथे तो ओला की थे दुब्बर ला दू अषाढ़, ठीक है। और यही ला हिंदी में की थे गरीबी में आटा गिला, एक तो खाए बर नहीं है, बड़े मुश्किल से आटा मिली से एक ठन दू ठन रोटी बनाए बार, सानत सानत उहू आटा गिल्ला हो गए, ना ओकर रोटी बने ना ओकर चीला बने, ठीक है। तौहिल की थे का गरीबी माटा गिला, छत्तीसगढ़िया में की थे दुब्बर ला दू अषाढ़, ठीक। चलो चटकन के का उधार, ये बहुत जबरदस्त चीज है, चटकन के का उधार। अहित करने वालों का हित अवश्य करना चाहिए, चिटकी हुई चीज उधार में नहीं लेनी चाहिए। अहित करने वाले आस्तीन के सांप होते, अहित करने वाले मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते। तब भैया चटकन के का उधार, अब वो तोला मारत जाते और ते चटकन ला उधारी रखत, चटकन मतलब झापड़, है ना। हमर माँ का है दुहू ना चटकन में जग ले आंखी बढ़ जही तोर, है ना, ऐसने बोले हमर दाई हा, ठीक है। दुहू ना अब तो बड़े बाढ़ गए, दुहू ना चटकन में जग ले आंखी बढ़ जही है, ऐसे करके। ता तोला कोई मारत है उते सहज जात हस तो गलत है। ता अहित करने वालों का हित अवश्य करना चाहिए, अगर कोई मार रहा है तो उसको उधारी मत रखो, तुम भी मारो, ठीक है, ऐसा इस कहावत में कहा गया है। तो ये गांधी जी के विपरीत चले गया ये कहावत, तो चटकन के का उधार। गांधी जी बोलते हैं कोई एक झापड़ मारता है दूसरा भी आगे कर दो, दूसरा मारता है उसके बाद गांधी जी नहीं बताए क्या करना, उसके बाद दे दनादन, ठीक है। चलो चटकन के का उधार मतलब अहित करने वालों का हित करना चाहिए, ये मत सोचो कि वो कर रहा है कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खटिया तोड़ना, खटिया तोड़ना का अर्थ होता है, खटिया तोड़ना, खटिया तोड़ना मतलब सही में तोड़ना नहीं है भैया, यह कहा रहे मुहावरा है ना। तो खटिया तोड़ना मतलब बीमार होना, चारपाई पर पड़े रहना, जबरदस्ती दुश्मनी बढ़ाना, निश्चिंत होकर आराम करना बिना टेंशन के, ठीक है, बिना टेंशन के। अब घर में मान ले कोनो सदस्य कमात नहीं है, खात है सूतत है, खात है सूतत है, अब कोई ओकर बाई या ओकर मास पूछ डरी जाते वो फलाना काम में, कहाँ जाते दीदी देखना खटिया तोड़त पड़े है, ऐसा ऐसी जवाब आता है। कहाँ जाते दीदी, कहाँ कुछ कहीं कमाते, खटिया तोड़त पड़े है, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, ठीक है, लाद दे लदा दे सौ को समरा दे, तो वही वाले हिसाब है। तो खटिया तोड़ना मतलब निश्चिंत होकर आराम करना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब यहां से हिंदी चालू हो जाएगा, है ना। द्विज का अभिप्राय नहीं है, द्विज, सबसे पहले द्विज मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, का दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। चंद्रमा दो बार जन्म लेता है, कैसे, आपका उजियारी पाक अंजियारी पाक, ठीक है। पक्षी, पक्षी जन्म लेता है, पहले अंडा फिर अंडे से पक्षी बनता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, तो ये भी द्विज है, ये भी द्विज है, ये भी द्विज है। द्विज क्या नहीं है, अर्क, ऑप्शन बी अर्क द्विज नहीं है, ठीक है। द्विज मतलब और क्या होता है देख लेते हैं, ठीक। द्विज, द्विज किसको बोलते हैं, दांत को भी द्विज बोलते हैं, दो बार आता है। सांप को भी द्विज बोलते हैं, किसको, सांप को, ठीक है। तो द्विज का मतलब होता है चंद्रमा, पक्षी, ब्राह्मण, दांत और सांप, ठीक। और द्विज का सामान्य अर्थ दो बार जन्म लेने वाला। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब वो बोलने में सरल हो,
उसका निश्चित अर्थ हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, वो भाषा में प्रयोग किए गए हो। अब यहां डायरेक्ट बोल रहा है सार्थक। सार्थक मतलब स अर्थ, स अर्थ, जिसमें अर्थ हो, जिसमें क्या हो, अर्थ हो। शब्द सार्थक वही कहे जाएंगे जिसका एक निश्चित अर्थ हो। जैसे 3 इडियट में देखे हो ना, प्री राजू रस्तोगी, फरहान नाइट्रेट, उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो अर्थ दे रहा है वही शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्ण का समासिक विग्रह होगा। राधा कृष्ण का समासिक विग्रह क्या होगा? राधा और कृष्ण, राधा या कृष्ण, राधा जैसे कृष्ण, राधा के कृष्ण। तो समासिक विग्रह क्या? राधा और कृष्ण। योजक चिन्ह का विलोप हो जाता है और लग जाता है, राधा और कृष्ण। अब ये कौन सा समास है दोस्तों? ये है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? ये राधा कृष्ण दोनों संज्ञा है, दोनों का अपना पूरा महत्व है, तो ये कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, अब इसी में अगर आपका आ जाता क्या? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ये हो जाएगा वैकल्पिक। इसमें आ जाएगा नून, नून, तेल, लकड़ी। अब इन तीनों का अर्थ एक साथ लेते क्या? गृहस्थी, तो ये हो जाएगा समाहार। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? सबसे पहले यथाशक्ति क्या होता है? यथाशक्ति अनुसार होता है। यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार। क्या? शक्ति के अनुसार, है ना। अब इसको किसी भी चीज में लगा के देखो यथाशक्ति को, है ना। राम यथाशक्ति पढ़ाई करता है, सीता यथाशक्ति पढ़ाई करती है, मोहन यथाशक्ति पढ़ाई करता है। लिंग वचन काल के अनुसार कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन काल के अनुसार बदलाव नहीं होता। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का, चलो सबको तोड़ते हैं, है ना। तल्लीन, तल्लीन मतलब होगा तत् धन लीन। अब तत् धन लीन, यहां आधा ता आ गया, व्यंजन संधि। ठीक है। उच्छ्वास, ये क्या होगा? उत धन वास, उत धन, हाँ, उत धन श्वास, उत धन श्वास, ये भी व्यंजन संधि। जगदीश क्या होगा? ये तो हमेशा पूछता है। जगत धन ईस, जगत धन ईस, व्यंजन संधि। अन्वय, अन्वय, अन्वय का क्या होता है? अनुधन अय, अनुधन अय। अब यहां देखो, यहां भी स्वर, यहां भी स्वर, तो ये क्या हो गया? स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सा स्वर संधि हो गया? यण स्वर संधि। कौन सा? यण स्वर संधि। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो गया? अन्वय हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। मूल शब्द किसे कहते हैं? मूल शब्द या धातु, मूल शब्द या धातु किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है। जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता उनको बोलते हैं मूल शब्द या धातु। जो शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता उनको बोलते हैं मूल शब्द या धातु। ठीक है, जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता उनको कहते हैं मूल शब्द या धातु। ठीक, अब जैसे, है ना, जैसे मान लो विद्यालय, विद्यालय ये क्या है? विद्या धन आलय, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ये हो गया यौगिक शब्द, ये हो गया यौगिक शब्द। अब विद्या, विद्या को तोड़ो, विद्या लिखा है वि धन द्या, कोई अर्थ निकला नहीं, तो विद्या क्या हो गई? मूल शब्द हो गई। ऐसे शब्द जिनको तोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता वो मूल शब्द है। जैसे आपका क्या? रोना, खाना। ठीक है, सॉरी, खा, खा क्या है? धातु है। खा धातु से क्या क्रिया बनेगी? खाना। अब इस खा को तोड़ के और कुछ बना सकते हो क्या? नहीं। तो जिन शब्दों के खंड करने से अर्थ नहीं निकलता
वो होते हैं मूल शब्द। ठीक है, जिनके शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, कोई अर्थ नहीं निकलता, उनको कहते हैं मूल शब्द। ये मैं समझाने के लिए आपको बताया। ठीक है, ये हो गया योग शब्द। अब जलज, जलज क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो यहां ऑप्शन के अनुसार आपको ले लेना है 4। अब उत्पत्ति कहां से होती है शब्दों की? एक होती है तत्सम, तत्सम, ठीक है, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, ऐसे 5 प्रकार बनाए गए हैं। तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत के शब्द डायरेक्ट किस में आ गए हैं? हिंदी में। तद्भव मतलब संस्कृत के वे शब्द जो रूप बदल के हिंदी में आए हैं लेकिन उनका अर्थ वही निकलता है। देशज मतलब जो हमारी देसी बोलचाल से जो शब्द आए हैं वो देशज। विदेशज मतलब विदेशी भाषा से, जैसे आपका पुर्तगाली, अरबी, फारसी, इंग्लिश से जो शब्द आए हैं वो। संकर शब्द मतलब जब दो शब्दों को मिलाकर कोई शब्द बनाया जाता है उसको बोलते हैं संकर शब्द। जैसे रेल प्लस गाड़ी, गाड़ी, तो रेलगाड़ी, ये कौन सा है? संकर शब्द। जैसे डबल प्लस रोटी, ये डबल रोटी, कैसे? संकर शब्द। अब ये क्या है? डबल है इंग्लिश शब्द, रोटी है हिंदी शब्द, दोनों मिलके डबल रोटी बन गया, तो ये कहलाते हैं संकर शब्द। तो उत्पत्ति की दृष्टि से अनुसार मोस्टली संकर को नहीं लेते हैं, 4 है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, चलो 4। आलपिन किस भाषा का शब्द है? ये देखो आ गया। आलपिन कौन सी भाषा का शब्द है? आलपिन है पुर्तगाली भाषा का। आलपिन, अनानास, आलू, टमाटर, तंबाकू, ये सब कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जलज, जलज कौन सा शब्द है? जलज, जलज है आपका योगरूढ़ शब्द। कैसे? जलज मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। सामान्य अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, लेकिन जलज का अर्थ हम क्या लेते हैं? कमल। क्या लेते हैं? कमल। अब जब शब्द अपने सामान्य अर्थ से कोई अन्य अर्थ प्रकट करे तो उसको क्या बोलते हैं? योगरूढ़ शब्द। जब कोई शब्द अपने सामान्य शब्द से अन्य अर्थ प्रकट करे उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द, है ना। तो जलज क्या है? योग रूढ़ शब्द। इसीलिए बोलते हैं बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण कौन से शब्द होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने सामान्य अर्थ से दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन सा? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते जिनका खंड नहीं हो सकता। मूल शब्द बोलते, धातु बोलते, रूढ़ शब्द जिनका खंड नहीं हो सकता। उसके बाद यौगिक शब्द, 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द यौगिक शब्द, जैसे विद्या, धन, आलय, ये यौगिक शब्द है। तीसरा होगा योग रूढ़ शब्द। कौन सा? योग रूढ़ शब्द। ये क्या होंगे? 2 शब्दों से मिलकर बनेगा लेकिन तीसरा अर्थ देगा, जैसे जल, धन, ज, क्या? जलज। अब जलज का मतलब कमल। ठीक है, ये अन्य अर्थ दे रहा है। तो रचना के आधार पर 3 शब्द, रूढ़ शब्द जिनका कोई खंड नहीं हो सकता, मूल शब्द है ये। यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बना, योग रूढ़ 2 शब्दों से मिलकर बना, तीसरा अर्थ देने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनाथ, अनाथालय, अनाथालय शब्द के आधार पर बनावट है। अनाथालय शब्द के आधार पर बनावट है। तो अनाथ धन, अनाथ धन आलय, अनाथ धन आलय, वो गलत लिखा है, अनाथालय। अनाथालय, ठीक है। अनाथ धन आलय, अनाथालय मतलब अनाथ बच्चों के लिए स्थान। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ नहीं बदल रहा है। ठीक है, कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निहजीव, निर्जीव, 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 सब में निर्जीव। निर्जीव मतलब बिना जान का। बताइए भाई कौन सा शब्द सही है? पीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, निर्जीव। तो कौन सा निर्जीव सही है? ये वाला निर्जीव सही है। कौन सा सही है? सी नंबर का निर्जीव सही है। नी और ये जो र की मात्रा लगी हुई है, इसको न के जस्ट बाद पढ़ेंगे। जहां लगता है ये र का मात्रा, उससे जस्ट पहले पढ़ते हैं। निर्जीव। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, निर्जीव, है ना। अब ये आधा र है, ये आधा र है, इसको उठा के मात्रा के रूप में कहां लगा दो? यहां। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो यहीं पढ़ेंगे, निर्जीव। ठीक। जैसे ये शब्द तो बहुत पूछा गया है, आज भी पूछता है, आगे भी पूछा जाएगा। आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है ना। तो ये र है, र यहां लगा है तो इसको यहां पढ़ेंगे तो आशीर्वाद हो गया। ठीक है। उसके बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, चलो अब बताओ कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक। आशीर्वाद में छोटे की मात्रा होती नहीं, ये दोनों भी गलत हो गया। कौन सा सही है? आशीर्वाद। अब ये देखो, इसको ऐसे लिखे हैं, आसी और यहां आधा र है, आशीर्वाद। ठीक है। अब इसको ऐसे लिखे, अब ये आधा र को मात्रा के रूप में कहां लगा दोगे? यहां लगा दोगे। लेकिन पढ़ेंगे कहां? यहां पे पढ़ेंगे, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है। अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है आशीर्वाद है ये। ठीक है। अधिकतर ऐसी मिलेगा, आशीर्वाद जनरल स्टोर, ये नाम गलत लिखे रहता है। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें क्या लिखा है? व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। हाँ, व्यंजन वो ध्वनि है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ये सही है बिल्कुल। स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध के मुख गुहा से बाहर चली जाती। हाँ, स्वर का उच्चारण करोगे तो जीभ कहीं नहीं टकराएगा, सीधा कंठ से निकलेगा, है ना। कौन सा? आ ई उ ऊ ए अम ओ आहा। ठीक है। कहीं नहीं जीभ टकराएगा, सीधा आवाज कंठ से निकलेगी, ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं है, बिल्कुल गलत। बिना स्वर के उच्चारण, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है, गलत। तो कौन सा गलत है? यही गलत है। व्यंजन के उच्चारण में ध्वनियों मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों में टकराती है, उनका स्पर्श करते हैं, इसीलिए तो क्या करते हैं? क वर्ग, क में क्या होता है? कंठ। च वर्ग, च में क्या? तालु। क ख ग घ, च छ क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण मूर्धा, है ना। त थ द ध न दंतोष्ठ, प फ ब भ म होठ। ठीक है। तो जब आप व्यंजन का उच्चारण करोगे ना, ये जो पढ़ा मैं पूरा सीरीज व्यंजन का, व्यंजन का उच्चारण करोगे तो जीभ कहीं टकराएगी, हवा कहीं कहीं से निकलेगी। स्वर का उच्चारण करोगे, जीभ कहीं नहीं टकराएगी। ठीक है। इसलिए स्वर क्या है? स्वतंत्र है, कंठ से बोले जाते हैं। व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब जैसे, है ना, आप लिखे हो राम। ठीक। अब ये राम कैसे लिखें? आधा रा प्लस बड़ा प्लस आधा मां प्लस छोटा। ठीक है। तो मां के पीछे अ लग रहा है, जब अ जुड़ेगा तो ये मां होगा। अगर अ को हटा देंगे तो व्यंजन आधा रहेगा, हलंत नीचे लगे रहेगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चुनिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो शुद्ध वाक्य, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, सबसे शुद्ध को आपको छांटना है। तो विभाग द्वारा सबसे शुद्ध लिया गया है, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बहुत नहीं लगता है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र और अस्त्र में क्या फर्क होता है? शस्त्र को हाथ से पकड़ के मारते हैं, फेंकते नहीं है। शस्त्र को हाथ से पकड़ के मारते हैं, फेंकते नहीं है। और अस्त्र को हाथ से पकड़ के फेंकते हैं। ठीक है। तो भाला क्या हो गया? भाला एक अस्त्र हो गया, भाला फेंक के मारते हैं। लेकिन बंदूक को हाथ में पकड़े रहते, फेंकते नहीं है। तो बंदूक हो गया शस्त्र, भाला हो गया अस्त्र। वैसे ही तलवार भी क्या है? एक शस्त्र है। ठीक है, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इस 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की। इधर 10 वर्ष में, इनद 10 वर्ष में नहीं। सबसे बेस्ट क्या है पढ़ने के हिसाब से? इन 10 वर्षों में, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। ठीक है, 10 बोल रहा है तो वर्षों हो गया, 10 बोल रहा है तो वर्ष है, बहुवचन नहीं लग पाया, इधर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। ठीक, अगला क्वेश्चन, वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 कौन सा? सरल वाक्य, कंटिन्यू आ रहा है ना इससे क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य जुड़ा रहता है और तथा इन सब से जुड़ा रहेगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य में उपवाक्य आश्रित रहेगा तो उसको बोलेंगे मिश्र वाक्य। ठीक है, 3। चलो, लालटेन किस भाषा का तद्भव रूप है? लालटेन किस भाषा का तद्भव रूप है? लालटेन कौन सी भाषा से हमारे यहां आया है? ठीक है, लालटेन कौन सी भाषा से हमारे यहां आया है? तो लालटेन शब्द है आपका अंग्रेजी। लालटेन शब्द है आपका अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है लालटेन। सही वर्तनी चुनिए। चलो, सही वर्तनी में क्या है, कौन सी गलती है भाई देख लो। सही वर्तनी, अंतर्गत 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 अंतर्गत, कौन सा अंतर्गत? कौन सा अंतर्गत सही है? ये वाला अंतर्गत सही है। ठीक है, ये वाला अंतर्गत सही है। र ग में लगा है तो त के बाद पढ़ेंगे अंतर्गत, है ना, अंतर्गत, तो ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फारसी शब्द है, फारसी शब्द, अब बताइए फारसी शब्द कौन सा है? फारसी शब्द है दोस्तों दुकान। कौन सा? दुकान। स्कूल है अंग्रेजी शब्द, स्कूल है अंग्रेजी शब्द। गल्फ है अरबी शब्द, स्कूल है अंग्रेजी शब्द। ठीक है, गल्फ, गल्फ भी इंग्लिश होगा, देख लीजिएगा। स्कूल है अंग्रेजी शब्द। ठीक है, उसके बाद फारसी शब्द क्या है? दुकान है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था? अब जीएस चालू हो गया। क्रय विवाह, अब क्रय विवाह आप तो उसमें पढ़े हो, पारंगधन विवाह, ये सब। ठीक है, भारत में शास्त्रों के अनुसार क्रय विवाह कौन सा था? देखिए, भारत में शास्त्रों के अनुसार 8 विवाह बताए गए हैं। कौन से? 8 विवाह। ठीक है, इससे क्वेश्चन 2 बार आया है व्यापम में, 2-3 बार। तो पहले मैं बता दूं, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार क्रय विवाह को बोलते थे असुर विवाह। क्या? असुर विवाह। ये विवाह के बारे में बता देता हूं, जानना जरूरी है। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह होते हैं भाई। आठ प्रकार के विवाह। ठीक है, पहला होता है प्रजापत्य विवाह। कौन सा? पहला प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या होता है? इसमें लड़का लड़की धर्म का आचरण करते हुए शादी कर लेते हैं। ठीक है, लड़का लड़की धर्म का आचरण करते हुए शादी कर लेते हैं और लड़की का पिता लड़के को कन्या प्रदान कर देता है और अपना सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। पहला। दूसरा है आपका आर्ष विवाह। कौन सा विवाह? आर्ष। आर्ष विवाह, ये इंपॉर्टेंट है। आर्ष विवाह में क्या होता है? जब लड़का लड़की से शादी करता है और लड़की की विदाई होती है तो लड़के वाले लोग लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल देते हैं, है ना। जब लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल देते हैं वापस, तो उसको बोलते हैं आर्ष विवाह। ठीक है, कन्या के बदले एक जोड़ी बैल मिलता है। उसके बाद देव विवाह, यह भी इंपॉर्टेंट है। देव विवाह, इसमें लड़की के पिता उस लड़के के साथ लड़की का विवाह करते हैं जो यज्ञ कराता है, अच्छे से यज्ञ अनुष्ठान कराता है, उससे विवाह कर देते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि
यज्ञ कराने वाले पुरोहित से जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? देव विवाह। लड़की का पिता उससे शादी कराता है, पुरोहित से, जो अच्छे से क्या करवा ले? यज्ञ करवा ले। ठीक है, देव विवाह। उसके बाद ब्रह्मा विवाह, तीसरा क्या है? ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह भारत में यही चलता है, भारत में यही चलता है। ब्रह्मा विवाह में क्या होता है? लड़की का पिता लड़की के लिए एक अच्छा लड़का खोजता है और उसके बाद उसकी शादी करता है। भारत में यही चलता है, यह है ब्रह्मा विवाह। ठीक है, उसके बाद है गंधर्व विवाह। क्या? गंधर्व। गंधर्व विवाह, इसको बोलते हैं प्रेम विवाह, जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करके शादी कर लेते हैं। अब आता है असुर विवाह। क्या? असुर विवाह, जब लड़की के पिता या रिश्तेदार लड़की देने के बदले धन लेते हैं तो उसको बोलते हैं असुर विवाह। ठीक है, उसके बाद आता है राक्षस विवाह। ठीक है, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है? जब बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह कर लिया जाता है। कोई ये लड़का बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह करता है, उसको बोलते हैं राक्षस। ठीक है, उसके बाद सबसे खराब विवाह पैशाच विवाह, सबसे निम्नतम विवाह क्या होता है? पैशाच विवाह। इसमें क्या करते हैं? धोखे से लड़की के शरीर पर काबू कर लेते हैं, जादू टोना कर लेते हैं और लड़की को मोहनी खिला के शादी करवा देते हैं, उसको बोलते हैं पैशाच विवाह। सबसे खराब विवाह है ना। हमारे लिए अर्श विवाह बैल के बदले विवाह होता है, देव विवाह में पुरोहित से विवाह करवा देते हैं, ब्रह्मा विवाह में पापा लड़का खोजता है, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह, असुर विवाह में बाप बेच देता है बेटी को। ठीक है, राक्षस विवाह में जबरदस्ती शादी, पैशाच विवाह में टोना जादू से शादी। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के विवाह है। क्वेश्चन क्या आया था? क्रय विवाह। क्रय में क्या होगा? असुर विवाह। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्त किस वेद में दिया गया है? आपको पता है वर्ण व्यवस्था का जिक्र कौन से वेद में है? वर्ण व्यवस्था का जिक्र है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्या? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में ऐसा माना जाता है कि प्रजापति ब्रह्मा के, है ना, शरीर से 4 वर्ण पैदा हुए। मुख से कौन पैदा हुआ? ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं? मुंह की खाते हैं। मुंह की खाते मतलब बोल के खाते हैं, पूजा पाठ करके खाते हैं। ठीक है, मंत्र पढ़ के खाते हैं। तो जो मुख से पैदा हुए वो ब्राह्मण। प्रजापति ब्रह्मा के हाथ से कौन पैदा हुआ? हाथ से पैदा हुए क्षत्रिय। इसीलिए क्षत्रियों का मुख्य कर्म क्या होता है? लड़ाई करना। उन लोग लड़ाई करते हैं, युद्ध करके खाते हैं। उसके बाद उनके जांघ से कौन पैदा हुआ? वैश्य। वैश्य लोग क्या करते हैं? पूरे सेवा वाला काम करते हैं। ठीक है, और उनके पैर से क्या हुआ? शूद्र। पैर गंदा रहता है तो शूद्र लोग पूरा सफाई वफाई मल वल का काम करते थे। ठीक है, शूद्र को बहुत निम्नतम माना जाता था। ठीक है, तो ये 4 वर्ण के क्या बताए हैं? 4 वर्ण बताए गए हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। जो जैसा काम करेगा उसका वर्ण वही बन जाएगा। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। जो जैसा काम करेगा वो वैसा बनेगा। तो वही बोल रहा है, एक ही परिवार में, ये देखो, ये कवि है, इसके पिताजी वैद्य हैं और इसकी माता अनाज पीसने का काम करती, इसकी माता वैश्य का काम कर रही है। ठीक है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन एक ही परिवार में है ना। तो यही बता रहा है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर थी। उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया तो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई, कर्म के आधार पर नहीं। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो कितना व्यभाचारी अपचारी क्यों ना हो। ठीक है, शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा, चाहे वो कितना पूजा पाठ क्यों ना कर ले। तो अब ऋग्वैदिक काल में जो जैसा काम करेगा वैसी जाति बन जाती थी। उत्तर वैदिक काल में जैसे जिस जाति में पैदा हुए हो वही आपकी जाति रहेगी, चाहे आप काम कोई भी करो। तो ये चीजें बताई गई है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था बताया गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है।
गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, ऐसा माना जाता है ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, बाद में रचना हुई है। 2 से 7 मंडल इसका आधारभूत मंडल है, सबसे पुराना। तो ये ऋग्वेद हो गया। सामवेद में क्या है? संगीत है ना। अर्थवेद में क्या है? पूरा संसारिक दुनिया, क्या जादू टोना वशीकरण। यजुर्वेद में क्या है? कर्म कांड है, पूजा कैसे करनी है। यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के, है ना, द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है? ठीक है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिसमें 510 506 ईस्वी में कोई राजा भोज की पत्नी के सती होने का प्रमाण लिखा गया है। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण दिया गया है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। ठीक है, सती प्रथा क्या होता था? जब कोई महिला का पति मर जाता था तो महिला को भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1829 में धारा 17 के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को बंद करवाया। ऐसा माना जाता है राजा राम मोहन राय की भी भाभी को सती कर दिया गया था। सती प्रथा में क्या होता था? पति की चिता पर हाथ पैर बांध के बैठा दिया जाता था स्त्री को, और जब जलने लगते थे तो बहुत जोर जोर से बाजा बजाते थे ताकि उसकी चीख सुनाई ना दे, तो जबरदस्ती सती कर देते थे। सबसे लास्ट सती होने का प्रमाण मिला 1987 में। उसके बाद और ये कानून को सख्त बना दिया गया। ठीक है, तो गुप्त काल में सती प्रथा का जो लिखित मिला कहां? भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। ठीक है, कोई राजा भोज की पत्नी सती हुई थी। हमारे यहाँ बिंबाजी भोसले की भी बिंबाजी भोसले की पत्नी सती हुई थी। ठीक है, चलो इसमें और देख लेते हैं। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, है ना, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख किसना है? भीतरी जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त का। किसका? स्कंदगुप्त का। ये नाम पूछता है, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। उसके बाद मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन ने लिखा है, बनवाया है। मालवा नरेश यशोवर्मन। एरण अभिलेख भानुगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख किसका? रुद्रदामन का। किसका? रुद्रदामन का। ठीक है, ये अभिलेखों के नाम पूछे जाते हैं। एरण अभिलेख भानुगुप्त, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? खूब पूछा जा रहा है इसको। तो आपको पता है कहां? भीमबेटका। कहां? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहां? रायसेन जिले में, है ना। भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्रकला लगभग 30,000 साल पुराना है और गुफा के अंदर होने से अभी भी सुरक्षित है। भीमबेटका कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है? विंध्य पर्वत का हिस्सा है। किसका? विंध्य पर्वत का हिस्सा है भीमबेटका। ठीक है, अजंता की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा कहां है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, बाघ की गुफा भी कहां है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, धार जिले में। किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बेड़ा मतलब डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, बंदरगाह के अवशेष कहां मिले हैं? आपको पता है 2 बंदरगाह थे, लोथल और कौन सा? लोथल और सुतकोतदा। लोथल और सूतकोतदा। कौन से 2 बंदरगाह थे? लोथल और सूतकोतदा। ठीक है, लोथल कहां है? गुजरात में है। ठीक है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में कहां मिले? गुजरात में ही मिले। कालीबंग में क्या बना है? कालीबंग में मिले हैं जूते हुए खेत। क्या? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहां? कालीबंग में। मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार, वृहद अन्नागार और नाचती हुई कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, चलो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला।
चलो, शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहां बनवाया गया? बोरोबुदुर, शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर स्तूप बनाया गया है जावा में। जावा में, कहां? जावा में। और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। ऐसा माना जाता है कई वर्षों तक ये जमीन के नीचे दबा हुआ था। ठीक है, शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर मंदिर कहां? जावा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नाम, उपनाम। अब मेरे को जो पता है मैं वहां से पढ़ूंगा। चंद्रगुप्त कौन था? सबसे प्रतापी विक्रमादित्य था। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी। ठीक है, उसके बाद आपका समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? विक्रमांत, विक्रमांक। और स्कंदगुप्त को शक्रादित्य। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इसके अनुसार ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, अशोक का प्रियदर्शनी। ठीक है, समुद्रगुप्त का विक्रमांक। ठीक है, चंद्रगुप्त का 2। ठीक है, शक्रादित्य, स्कंदगुप्त को शक्रादित्य उपनाम है ये। ठीक है, अशोक को पुराणों में देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी कहा गया है। किसने लिखा है? मौर्य सेना में 60,000 पैदल, 30,000 घुड़सवार और 90,000 हाथी थे। अब आप देख लो भैया, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना देख लो, 90,000 हाथी यही है, बताओ। 60,000 पैदल, 30,000 घोड़े, ये किसने कहा? ये बताया है आपके मेगस्तनीज ने। किसने? मेगस्तनीज। मेगस्तनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त दरबार के, मौर्य के दरबार में रहता था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका, है ना। मेगस्तनीज किस में बैठ के आया था? इंडिका में बैठ के आया था। इंडिका में यह कहा है मेगस्तनीज ने कि जब राजा नगर भ्रमण में निकलता है तो उसके जो अंग रक्षक हैं वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर बैठ के निकलते हैं। राजा के चारों ओर महिला अंगरक्षक रहती है जो उनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। राजा के सिर के ऊपर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड घूमते रहता है जो राजा की क्या करता है? तारीफ करता है। राजा लकड़ी के महल में रहता है जो लोहे के पत्थर से नक्काशी की गई है। ठीक है, मेगस्तनीज ने कहा है गुप्त साम्राज्य में ऐसी चींटियां मिली है जो सोना खोदने का काम करती है। गुप्त साम्राज्य में दास प्रथा था, पर मेगस्तनीज ने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। ठीक है, यह भी कहा है कि राजा के खाना को पहले दूसरे के द्वारा खाकर चखा जाता था। यह भी कहा है राजा हर दिन एक कमरे में नहीं सोता था, कमरा बदल बदल के सोता था सुरक्षा की दृष्टि से। यह सब मेगस्तनीज की इंडिका में कहा है। मेगस्तनीज की इंडिका में किसका? मौर्य का, मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है ना। मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी आचार्य चाणक्य ने। घनानन्य आचार्य का बेइज्जती कर दिया, घनानन्य आचार्य की बेइज्जती कर दी। आचार्य रुष्ट होकर निकले उनके दरबार से और बोले मैं तेरे से बड़ी सेना खड़ी करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक खेल खेल रहा था, राजा बनने वाला खेल। वो राजा बनने वाले खेल को देख लिया कौन? चाणक्य, और उसकी प्रतिभा को पहचान गया और उसको फिर तैयार किया किसके लिए? घनानंद के लिए। घनानंद को रौंदने के लिए ये 60,000 सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 90,000 हाथी लेके पूरे उत्तर भारत को रौंद दिया था, धुआं धुआं कर दिया था। मालूम कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सार ये है कि भैया गुरुजनों से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। जब गुरुजन आपको बना सकते हैं तो आपके सिवा किसी और को भी बना सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी गुरु हो। ठीक, चलो तो कहानी समाप्त, है ना। दार भात चूर गए, मोर कहानी पूर गए। चलो, मेगस्तनीज। पाई का शुद्धतम मान किसने ज्ञात किया था? पाई का। ठीक है, पाई का शुद्धतम मान होता है 22/7, जो होता है क्या? 3.14। ये आर्यभट्ट, गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट ने अपनी कौन सी रचना? आर्यभट्टियम में, इनका ग्रंथ था आर्यभट्टियम, उसमें इन्होंने बताया है पाई का मान 3.14। कौन? आर्यभट्ट ने। ठीक है, चलो, ये जो आर्यभट्टियम ग्रंथ है ये खगोल विज्ञान गणित से संबंधित है। ये कौन से है? ये धर्म सुधारक पूरे कौन है? संत है, और ये उनका स्थान है। अब कौन कहां से है? नामदेव। नामदेव ये कहां के थे? महाराष्ट्र के थे। कहां के थे?
महाराष्ट्र के, है ना। रामानुजाचार्य कहाँ के थे? तमिलनाडु के। रविदास कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश। कहाँ है रविदास? उत्तर प्रदेश। चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन में ये सब पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो पहले का कौन सा है? दो। पहले का दो, ठीक है। चौथे का कौन सा है? एक। चौथे का कौन सा है? एक। नहीं, नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल, रामानुज तमिलनाडु, रविदास उत्तर प्रदेश। ठीक। अब सही। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 10वीं 11वीं सदी के दौरान सूफियों, जो सूफी संत है, उनको कितने सिलसिलों में, है ना, सिलसिलों मतलब उनको कितने भागों में बांटा था? अलग अलग सिलसिला, अलग अलग संप्रदाय के सूफी संत होते थे। तो 12 सिलसिलों में बांटे हैं, है ना, 12 सिलसिलों में बांटे हैं। ठीक है, जिसमें कौन सा था? चिश्ती सिलसिला और सुहारवर्दी सिलसिला बहुत फेमस था। चिश्ती सिलसिले के थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिले के थे। 12 भागों में बांटा था। शाहमल का संबंध किस राज्य से है? शाहमल, शाहमल का संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। कहानी सुन लो। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश के बागपत, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के, कहां? बागपत जिले के शाहमल, शाहमल जो थे, दादा शाहमल, इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 1857 की क्रांति में विद्रोह किया इन्होंने भी, है ना। जैसे ही मंगल पांडे का विद्रोह चालू हुआ, इन्होंने भी उत्तर प्रदेश के बागपत में विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को धूल चटाई। तो इसीलिए शाहमल का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल में अपील का सर्वोच्च अंतिम न्यायालय, ठीक है, अपील अंतिम न्यायालय कौन सा था? तो कौन सा था? सम्राट या बादशाह का न्यायालय। न्याय की जंजीर के लिए किसको जाना जाता है? न्याय की जंजीर के लिए, जितना मुझे पता है, जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर ने दिल्ली में न्याय की जंजीर लगाई थी। सोने की जंजीर थी, उसमें 40 घंटियां थी। किसी को अगर न्याय चाहिए होता था तो वो घंटी जाके बजाता था। ठीक है, तो अंतिम अपील कहां होती थी? सम्राट या बादशाह के न्यायालय में। झांसी की रानी को पराजित करने वाले अंग्रेज जनरल का नाम क्या था? तो आपको पता है, झांसी की रानी को कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। कैप्टन ह्यूरोज ने से लड़ी, चोट लगा तो वो जाके एक जंगल या आश्रम में दम तोड़ दी। तो वहीं के आश्रम के जो पुजारी थे, उन्होंने उनको जला के वहां उनकी समाधि वमाधि बना दी। झांसी की रानी, मणिकर्णिका घाट, ठीक है, कहाँ है? आपका बनारस में। ठीक है, तो इनको कौन हराया था? कैप्टन ह्यूरोज। और 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व कौन किए थे? झांसी की रानी की थी। खूब मरी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर रस में लिखा गया बहुत सुंदर कविता है, कभी सुनिएगा। ठीक है, ह्यूरोज हराए थे झांसी की रानी को। चलो, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल थे कौन? आपके कैनिन। कौन थे? लॉर्ड कैनिन। कौन थे? लॉर्ड कैनिन। डलहौजी कब था? डलहौजी था आपका 1856 के समय, 48-56 के समय था। ठीक है, 48-56 के समय था। ठीक है, उसके बाद क्लाइव, द्वैत शासन, वेलेजली। ठीक, चलो, लॉर्ड कैनिन के समय 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति ने ऐसा रूप धरा कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। अंग्रेजों के छक्के छूट गए। और 1857 का क्रांति का प्रमुख कारण यह भी था कि गवर्नर जनरल लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे। अब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो गई, क्रांति भड़क गई तो क्रांति को जैसे तैसे दबाया गया। उसके बाद 1858 में
गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या कर दिया गया, वायसराय का पद लाया गया। और ब्रिटेन में एक भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव क्या करता था, भारत के मामले को देखता था। और भारत का शासन किसके हाथों में चले गया, क्राउन के हाथों में चले गया। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिन थे 1857 की क्रांति के समय। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन, लॉर्ड कैनिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के लिए जल जाने की सती प्रथा पर रोक लगा दिया था, बिल्कुल सही। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाया था, यह बात सही है। अकबर और मराठा शासकों ने अकबर और मराठा शासकों ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। ठीक है, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया था तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था, यह भी सही है। अकबर ने बाल विवाह को भी हतोत्साहित किया था, बाल विवाह के खिलाफ थे। और भारतीय लड़कियों को अपने मन से शादी करने के भी पक्षधर में थे। तो इसमें दोनों सही है। यह पूछा जाता है कि अकबर ने सती प्रथा को रोकने पर काम किया था कि नहीं। हाँ, मुगल अकबर ने और मराठों ने सती प्रथा को रोकने के लिए काम किया था। ठीक है, ऑप्शन दो, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, सन 1616 में जहांगीर ने निम्न में से किसे दक्षिण का सूबेदार बनाया था, दक्षिण का सूबेदार बनाया था। ठीक है, आप पढ़ोगे जब दक्षिण का सूबेदार किसको बनाया था, खुर्रम को। खुर्रम जहांगीर का बेटा था खुर्रम, और खुर्रम ही आगे जाके क्या बना, शाहजहां बना। क्या बना, शाहजहां बना, शाहजहां। खुर्रम ही आगे जाके क्या बना, शाहजहां बना। ठीक है, दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण विजय अभियान चालू किया मुगलों में। अलाउद्दीन खिलजी ने, और किसको बोला भेजा, मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण विजय अभियान के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को। ठीक है, तब मुगल दक्षिण में जाने लगे। और यही दक्षिण के कारण औरंगजेब की पूरी जिंदगी नर्क बन गई थी। ठीक है, चलो, वो दक्षिण में शासन करना का चाहता था पर मराठे उसको करने नहीं दिए, उसकी पूरी जिंदगी नर्क बना के रखे थे, है ना। चलो, सन 1616 में जहांगीर ने निम्न में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था, खुर्रम। खुर्रम को क्या बोलते हैं, शाहजहां। ठीक, मलिक अंबर उधर जीते थे दक्षिण में जाके। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस सन में जजिया कर समाप्त कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी का तो पेटेंट क्वेश्चन है, पूछता ही है। ठीक है, अपन भी देख लेते हैं। आओ, चलिए, अकबर ने जजिया कर, जजिया क्या होता है जी, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक खर्च। जजिया क्या होता है, धार्मिक कर। आपको पूजा करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, किनसे, गैर मुसलमान से। जो हिंदू है सभी लोग, है ना, मुसलमान। जजिया। जकात क्या होता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है, खम्स क्या होता था, युद्ध में लूट का धन, युद्ध में जो लूट के लाते थे धन, है ना, युद्ध में लूट का धन। ठीक, उस्र क्या होता था, उस्र होता था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उस्र क्या होता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ठीक है, ये कर भी पूछता है कभी कभी, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से कर को क्या बोलते हैं। ठीक है, उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ठीक है, खराज गैर मिस सॉरी, हाँ, उस्र, उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, उस्र मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर। ठीक है, उसके बाद जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, खराज। खराज, खराज क्या होता है, गैर मुसलमानों से। फिर से लिख देता हूं पूरा, ये कर आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले
उसर, है ना। मुसलमान से क्या, भूमि कर, मुसलमान से भूमि कर, ठीक है। अब मुसलमान से ले रहे हैं तो हिंदू से भी लेंगे, ठीक है। तो दूसरा आएगा खराज, खराज गैर मुसलमान से, गैर मुसलमान से, मुसलमान से भूमि कर, गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर। अब आएगा जजिया, जजिया गैर मुसलमान से, गैर मुसलमान से धार्मिक कर, ठीक है। जकात, जकात मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर, मुसलमान से धार्मिक कर, ठीक है। अब एक आएगा क्या, खम्स, क्या, खम्स, खम्स युद्ध में लूट का धन, युद्ध में लूट के धन पर कर, धन पर कर, ठीक है। तो ये 5 कर आपको याद रहना चाहिए। फिरोज तुगलक ने सभी करों को समाप्त करके ये 5 कर लगाए थे, फिरोज तुगलक ने सभी कष्टदायी करों को समाप्त करके ये 5 कर लगाए थे। अब इसमें उस्र मुसलमानों का भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों का भूमि कर, जकात मुसलमानों से धार्मिक कर, जजिया गैर मुसलमानों से धार्मिक कर, खम्स युद्ध में लूट के धन में हिस्सा। यहां तक हो गया। मुगल काल में, मुगल काल में नहीं मतलब दिल्ली सल्तनत में जितने भी कष्टदायी कर थे उनको फिरोज तुगलक ने समाप्त करके ये 4 से 5 कर लगाए थे। अकबर ने किस सन में जजिया समाप्त किया, क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया। जजिया क्या होता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, आपको पूजा पाठ करने के लिए भी कर देना पड़ता था। जजिया प्रारंभ कौन किया, जजिया प्रारंभ किया मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सबसे पहले जजिया प्रारंभ किया, मोहम्मद बिन कासिम ने प्रारंभ किया, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद ब्राह्मण में यह पूछा जाता है, ब्राह्मण पर जजिया किसने लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, फिरोज तुगलक ने। किसने, फिरोज तुगलक ने, ठीक है। जजिया समाप्त किसने किया, जजिया समाप्त किसने किया, अकबर ने। जजिया पुनः प्रारंभ किसने किया, पुनः प्रारंभ, पुनः प्रारंभ किया औरंगजेब ने। फिर से जिंदा पीर कहता था अपने आप को औरंगजेब, है ना। अंतिम रूप से जजिया कब समाप्त हुआ, लास्ट फाइनल अंतिम रूप से समाप्त, ठीक है। कौन किए, मोहम्मद शाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने, जिसको रंगीला बादशाह कहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में अंतिम रूप से समाप्त कर दिया फाइनली, है ना। फर्रुख सियार ने भी किया था, सबने किया था, फिर चालू हो गया था, अंतिम रूप से समाप्त हुआ मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। जजिया सबसे पहले कौन लगाया, मोहम्मद बिन कासिम लगाया। ब्राह्मण पर जजिया कौन लगाया, फिरोज तुगलक लगाया। जजिया समाप्त कौन किया 1564 में, अकबर किया। पुनः प्रारंभ कौन किया, औरंगजेब किया। अंतिम रूप से जजिया कब समाप्त हुआ, अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 1720 में समाप्त हुआ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, पूरा कर के बारे में पढ़ लिए। 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहां विद्रोह किया था, 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ, कहां, मेरठ में विद्रोह किया था। कहां, मेरठ की बैरकपुर, देख लेते हैं। हम्म। 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह किया, ठीक है। चलिए 1857 का विद्रोह। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया, अपनाना मतलब अंगीकृत करना, कब
26 नवंबर 1949, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, विधि दिवस। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। भारत के प्रस्तावना में कौन सा दिन अंकित है, 26 नवंबर 1949 को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज अपनी इस संविधान सभा में मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित कब किए जी, 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 की डेट प्रस्तावना में प्रिंट है। संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को राष्ट्रपति निर्वाचन मौलिक अधिकार ये सब लागू हो गया था। पूरा लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो अंगीकृत अपनाए कब है, 26 नवंबर 1949, पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलो, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण किस संवैधानिक प्रावधान से प्राप्त होता है, तो आपको पता है अनुच्छेद 15 मूल वंश धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध। परंतु इसमें परंतु जोड़ा गया है, तो 15(5) के अनुसार 15(5) के अनुसार राज्य सरकार 15(5) के अनुसार राज्य सरकार एसटी एससी ओबीसी को, है ना, प्राइवेट शिक्षण संस्थान और शिक्षण संस्थानों में क्या कर सकती है, प्रवेश के लिए स्थान आरक्षित कर सकती है अनुच्छेद 15(5) के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 21 का क्या है, अनुच्छेद 21 का है शिक्षा का मौलिक अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार। ठीक, ऑप्शन बी। चलो, राष्ट्रपति शासन सुमेलित कीजिए। अब इसको देख लो कौन कहां कहां है। अपने को यह पता है अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 का अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति शासन आपातकाल में, जब देश में आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो आपातकाल लगेगा, है ना। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगाथ का सम्मान करना है, कहां कहा गया है, मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में। उसके बाद मातृत्व अवकाश कहां से मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद 39 का समान कार्य के लिए समान वेतन मातृत्व अवकाश। ठीक है, तो ये हो गया। राष्ट्रपति शासन है, आपातकालीन प्रभाव, मातृत्व अवकाश है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है ना। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा क्या, 86 संविधान संविधान 2002 मौलिक अधिकार किसमें, 21 का में। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान अपने आजादी दिलाने वालों को सम्मान करना कहा, मौलिक कर्तव्य में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में आयरलैंड के संविधान से, है ना, 42वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार जोड़ा गया। ठीक, चलो, तो इस अनुसार से फिर आंसर क्या होगा, पहले का 3 दूसरे का 4, पहले का सी, पहले का सी, दूसरे का डी, दूसरे का डी, ऑप्शन डी। देखो भैया, जहां से बनता है बनाइए, लेकिन टिक सही लगाइए। आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो फिर प्राण पखेड़ू उड़ने लगते हैं। जोक नहीं आ रहा, गलत हो गया, कोई बात नहीं, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट में बताऊंगा किसमें आया था। निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं था, तो भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में 3 चीज नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया, इनको कब जोड़ा दिया जी बताओ। ठीक है, तो कौन सा शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था। कौन सा शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था। ठीक, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1900
1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, चलो ये हो गया यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति। राष्ट्रपति बिजी है तो किसी अपने दूसरे आदमी को बोल देगा, वो शपथ दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, न्यायाधीश को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, पर सलाह लेता है मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, भारत की व्यवस्थापिका में कौन शामिल है? व्यवस्थापिका, तो आपको पता है भारत में संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। सबसे पहले होता है राष्ट्रपति, संसद का अंग है। उसके बाद है राज्यसभा, उसके बाद है लोकसभा। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद। भारत में कानून निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? संसद। तो व्यवस्थापिका के अंग कौन होंगे? 1 2 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, 1 2 3, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में क्या सही है? राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में क्या सही है? उनका कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 75 वर्ष की होती है। तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं है। सबसे पहले तो इसको काट दो, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु 75 वर्ष है ही नहीं। तो जहां जहां 3 है ये भी कट गया, जहां जहां 4 है वो कट गया। ठीक है, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। अब ये कौन सा बचा? जहां जहां 4 है उसको काट दो, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये कट गया। ये बनाने का तरीका बता रहा हूं, मेरे को तो पता है। ठीक है, उनके कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष, गलत। उनके कार्यकाल कब होता है? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। जब जिस दिन पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष का। और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तब तक, प्रसाद पर्यंत मतलब ऐसे, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक पद पर रहेगा, जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा सकता है। याद रखेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को नहीं देता। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाता है? आपको पता है पंचायतों के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। 243 किसमें? के, है ना, के में। ठीक है, 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग करता है, पंचायतों को चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? केंद्र का निर्वाचन आयोग। राज्य के लिए पंचायत का चुनाव, नगर निगम का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये बताना है कौन कहां कहां है। पी तरंगे, भूकंप की 3 तरंग, पी तरंगे, एल तरंगे होती है। तो पी तरंग किससे संबंधित है? प्राइमरी वेव, भूकंप की प्राइमरी तरंग, है ना, प्राइमरी वेव भूकंप का। ठीक है, संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर कायांतरित होके अधिक ताप, अधिक दाब में अपना रूप परिवर्तन करके क्या बन जाता है? कायांतरित चट्टान, संगमरमर बन जाता है। चूना पत्थर क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान कौन सी चट्टान है? बेसाल्ट चट्टान है आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट चट्टान क्या है? आग्नेय चट्टान, है ना। लैकोलिथ क्या है? ज्वालामुखी। लैकोलिथ किससे निकलता है? ज्वालामुखी से। बेसाल्ट चट्टान लावा के ठंडा होने से बनती है। तो लावा के ठंडा होने से बन रही है, मतलब वो आग्नेय चट्टान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से ही काली मिट्टी बनती है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से ही काली मिट्टी बनती है। ठीक है, तो इसके अनुसार देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन बी। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थल मंडल को निम्न में से कौन सा भाग वर्णित करता है? स्थल मंडल किससे बना हुआ है? स्थल मंडल किससे बना है?
भूपरपटी तथा मेटल और ऊपरी ठोस भाग, भूपरपटी का ऊपर भाग, मेटल भाग और ठोस भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल। और पृथ्वी के अंदर क्या है? पूरा लावा है, गर्म लावा अंदर है, ठीक है, जो ज्वालामुखी से बाहर आता है। तो ऊपर का ठोस भाग और भूपरपटी ही क्या बनाता है? स्थल मंडल, जिसपे हम लोग रहते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की परतों में निम्न में से किस एक परत में जलवायु तथा मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। तो वायुमंडल के अधोमंडल, अधोमंडल या क्षोभ मंडल, अधोमंडल या क्षोभ मंडल में पूरी वायुमंडलीय घटनाएं होती है। बादल बनना, बारिश होना, सब यही होगा, सब यही होगा, ठीक है। किसमें? क्षोभ मंडल या अधोमंडल में, है ना। सबसे पहला परत क्षोभ मंडल या अधोमंडल, यहां पानी गिरता है, बादल बनता है, तूफान चलता है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल मतलब सब चीज समान है, सब एकदम फाइन है। इसीलिए जहाज कहां उड़ता है? जहाज उड़ता है समताप मंडल में। वायुयान कहां उड़ता है? समताप मंडल में। इसी समताप मंडल के ऊपर क्या रहेगा? ओजोन परत। इसी समताप मंडल के ऊपर क्या रहेगा? ओजोन परत। तो यहां 3 क्वेश्चन होते हैं कि वायुमंडलीय घटनाएं कहां होती है? क्षोभ मंडल या अधोमंडल में। हवाई जहाज कहां उड़ता है? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल रहता है। समताप मंडल में क्या रहता है? ओजोन परत रहती है, जो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? O3। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? O3, ठीक है, O3, है ना। और ये ओजोन गैस हल्की नीली गैस होती है, ठीक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये O3 को तोड़ के ऑक्सीजन में बदल देता है, इसलिए ओजोन गैस समाप्त हो रही है। फ्रिज और एसी से जो CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण। ओजोन परत को नापते किससे हैं? डाप्सन। ओजोन परत को मापने की इकाई का है डाप्सन, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक अपर्दन का अभिकर्ता नहीं है? किस कारण से अपर्दन नहीं होता? किस कारण से अपर्दन नहीं होता? अपर्दन मतलब मिट्टी का कटाव। बहता हुआ जल अपर्दन करता है और जलोढ़ मिट्टी लेके आता है, सही है। हवा से मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, अपर्दन करती है, सही है। इन दोनों में ग्लेशियर ज्यादा पावरफुल है। ग्लेशियर से भी पानी बढ़ता है और क्या होता है? अपर्दन होता है। पर तापक्रम भी बहुत ज्यादा बढ़ने से मिट्टी सूखती है और मिट्टी का अपर्दन होता है। तो ये तीनों प्रमुख कारण है, ये गौण कारण है। इसीलिए ऑप्शन क्या लिया गया है आयोग द्वारा? ऑप्शन लिया गया है ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी। ये तीनों प्राइमरी कारक है अपर्दन के। अपर्दन का एक और बहुत बड़ा कारक है, क्या? पशु चराई। पशु के चरने से भी अपर्दन होता है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? देखिए अब यहां पे कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन आ गया। यहां क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। 1948 में कोनार, पंचेत, तिलैया, बराकर और मैथान, 5 परियोजना की संयुक्त परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। अब क्वेश्चन आया था कहां है भाखड़ा नांगल परियोजना? सब पंजाब लगाते हैं। आयोग ने उत्तर लिया कहां? हिमाचल प्रदेश। कहां? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कहां? बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान पे। अब इसमें मेरे को पता है कमेंट आ जाएगा, एक्चुअल में ये 2 बांध है, भाखड़ा और नांगल। तो भाखड़ा कहां है? भाखड़ा है हिमाचल में, हिमाचल के बिलासपुर में। और नांगल कहां है? नांगल है पंजाब में। नांगल है पंजाब में, ठीक है। तो अगर मेरे अनुसार आप उत्तर लोगे, पूछेगा भाखड़ा नांगल परियोजना कहां है, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ही लेना, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी। भारत का इस्पात नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा थे जो भारत को इतनी चीज दे गए, ठीक है। जमशेदजी टाटा थे जो भारत को इतनी चीजें दे गए। और उनके प्रतिरूप थे रतन टाटा, द ग्रेट रतन टाटा, है ना। तो जमशेदपुर झारखंड, भारत का इस्पात नगर क्या कहला जाता है? जमशेदपुर झारखंड। कौन सी रेखा के, कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। स्वर्ण रेखा में कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। पूछा जाता है हुंडरू जलप्रपात कहां है? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। चलो
इसमें आपका सरदार सरोवर परियोजना कौन से है? नर्मदा नदी में, ठीक है। भाखड़ा नंगल सतलुज नदी में है, भाखड़ा नंगल सतलुज नदी में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में चलने वाली तूफानी हवा को क्या कहते हैं? गर्मी के दिन में पश्चिम बंगाल में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं भैया। पश्चिम बंगाल में पूछा गया है, पश्चिम बंगाल में गर्मी के दिन में जो हवा चलती है, तूफान चलता है, उसको कहते हैं काल बैसाखी। और लू कहां चलता है? लू चलता है उत्तर भारत। कहां? उत्तर भारत में। उसी हवा को क्या कहते हैं? लू। और दहाड़ता चालीसा, गरजता चालीसा, ये कहां चलता है? दहाड़ता चालीसा, गरजता चालीसा, ये आपका क्या हो गया? पृथ्वी। ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया है ना दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये हो गया उत्तरी अक्षांश रेखा। तो दक्षिणी अक्षांश रेखा में कहा? दक्षिणी अक्षांश रेखा में 40 से 50 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 अंश अक्षांश रेखा के बीच जो बहुत तेज हवा चलती है, बहुत गरज के साथ, उसी को बोलते हैं गरजता चालीसा। ये चालीसा क्या बता रहा है? ये चालीसा बता रहा है आपका नीचे दक्षिणी अक्षांश का मान, दक्षिणी अक्षांश का मान। तो दक्षिण में पृथ्वी पर दक्षिण में, है ना, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश में 40 अंश 50 अंश के बीच जो तेज हवा चलती उसको बोलते हैं गरजता चालीसा, है ना, ठीक है। गरजता चालीसा, दहाड़ता चालीसा, ऐसी साठा भी चलता है, गरजता साठा। अब उत्तर भारत, पृथ्वी के दक्षिण में इसलिए ज्यादा हवा चलती है क्योंकि पृथ्वी के दक्षिण में ज्यादा पानी है, कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है जिससे हवा रुके, तो नीचे हवा ज्यादा चलती है, ठीक है। चलो ऑप्शन सी, निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित मिट्टी नहीं है क्या? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर की खादर, जो भी हो, तो जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी कहां मिलेगी आपको? उत्तर भारत में। भारत के सर्वाधिक स्थान पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, उत्तर भारत के पूरे मैदान में मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। ये भारत का नीचे का ट्रायंगल वाला इलाका है ना, ये ट्रायंगल वाले इलाके के इधर पूरा जलोढ़ मिट्टी है। इधर क्या है? दक्कन का पठार, और दक्कन का पठार किससे बना है? ज्वालामुखी के लावा से। तो ज्वालामुखी के लावा से क्या निकलेगा? दक्कन ट्रैप और आग्नेय चट्टान, आग वाली चट्टान, और यही आग्नेय चट्टान जो बैसाल्ट चट्टान है उसके टूटने से क्या बनेगा? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी इस क्षेत्र में है, ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी ऊपर है। तो कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? खादर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मनियारी नदी का उद्गम स्थल मैकल पर्वत है ना। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, हाँ, सोन गंगा अपवातंत्र। गोदावरी नदी तथा महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी को क्या बोलते हैं? केशकाल घाटी। कौन सा? केशकाल घाटी। केशकाल घाटी ही इंद्रावती नदी और महानदी के बीच क्या है? जल विभाजक पर्वत है। केशकाल घाटी में तेलिन माता का मंदिर है और तेलिन घाटी भी बोलते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही हो गया। मनियारी नदी मैकल श्रेणी का नहीं है लेकिन मैकल रेंज का भाग है ना, तो ये भी सही है। हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी है, नहीं, हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है ना। केरा ग्राम, सीलादेही ग्राम, केरा कहां? वहीं पे मिलती है हसदेव और महानदी। और आपका मांड नदी, महानदी और लात नदी, ये कहां मिलते हैं? चंद्रपुर चंद्रहासनी में मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत है, इसमें ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मनियारी नदी का उद्गम मैकल पर्वत, वो जो पश्चिम का रेंज है वो पूरा मैकल पर्वत का ही भाग है। हसदेव नदी मांड नदी की नहीं, महानदी की सहायक नदी है, और मांड नदी भी महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प, हिमालय की ऊंचाई हमेशा बढ़ रही है। बिल्कुल, हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। 8,848 से 8,848 दशमलव कुछ हो गया है, क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत है। बिल्कुल सही, हिमालय क्या है? फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है ना। जहां पहले हिमालय था वहां पे पहले एक सागर हुआ करता था, बोलते हैं तेथिस सागर। कौन सा था सागर? तेथिस सागर, है ना। तो जब प्लेट टेक्टोनिक घटना हुई, दो प्लेट टकराए,
ठीक है, दो प्लेट टकराए, प्लेट हमारी पृथ्वी 11 प्लेटों में बटी हुई है, प्लेट टेक्टोनिक, जहां हिमालय वहां तेथिस सागर था। जब दो प्लेट टकराए तो एक प्लेट दब गया और दूसरा प्लेट ऊपर उठते गया, और ये जो दूसरा प्लेट ऊपर उठ रहा है यही हिमालय है ना, यही हिमालय, और वो प्लेट अभी भी टकरा रहे हैं, इसलिए हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। अब ये हिमालय कैसा हुआ, ऐसे टकराने के बाद ऊपर उठ रहा है, तो ये क्या है, मोड़ पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोरदार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, मोरदार पर्वत। ठीक है, और ये विश्व का सबसे नया पर्वत है क्योंकि ये अभी भी बढ़ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है। ठीक है, हिमालय का उत्पत्ति कब हुआ है, ईरा के टरसरी काल में। किसमें, ईरा के टरसरी काल में। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, आपका अरावली है, और अरावली का क्या है, गुरु शिखर, ऊंची चोटी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उपनिवेशिक काल में कौन सा सामाजिक सुधार बोला है, उपनिवेशिक काल मतलब जब हम गुलाम थे, सामाजिक सुधार है ना, मतदान के अधिकार को 18 से 21 वर्ष, नहीं, डाक व्यवस्था शुरू, सामाजिक सुधार नहीं है, भारतीय मूल अधिकार दिए गए, नहीं दिए गए थे, सती प्रथा का अंत, क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत 1829 में, 1829 में सती प्रथा का अंत, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय। और दास प्रथा का अंत 1843 में, है ना, दास प्रथा का अंत कौन किया, एलिन बनेरो किया। दास प्रथा का अंत कौन किया है, 1843 में एलिन बरेनो। सती प्रथा का अंत कौन किया है, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 17 के अंतर्गत। ठीक है, सती प्रथा को रोकने के लिए मुगल और मराठों ने भी क्या किया था, प्रयास किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो याद रखना हमारे यहां तीन चीज, रेल, परमाणु कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा और रक्षा, ये तीनों काम कौन करेगा, ये तीनों काम वैसा है केवल केंद्र सरकार करेगा, इसको कोई नहीं कर सकता। देखियो क्या प्राइवेट रेल चलते, नहीं, रेल अभी भी कौन चलाता है, सरकार। परमाणु ऊर्जा कभी प्राइवेट देखियो नहीं, परमाणु से संबंधित पूरा कार्यक्रम कौन करेगा, सरकार। और रक्षा में भी पूरा कार्यक्रम कौन करेगा, सरकार। तो ये तीन आरक्षित उद्योग हैं जो सरकार के लिए आरक्षित है, ऑप्शन बी। भारत में मुगल शासकों का सही क्रम लिखिए, है ना, तो वो ऐड आता है क्या, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, और अकबर का जहांगीर, जहांगीर का क्या आएगा, शाहजहां, और शाहजहां का क्या आएगा, औरंगजेब, बहुत खतरनाक आदमी, औरंगजेब। ठीक है, इसी औरंगजेब को, है ना, कौन, गोपाल, रतनपुर के राजा राजसी के कवि गोपाल ने, है ना, क्या किया था, औरंगजेब को अपनी रचना खूब तमाशा में क्या कर दिया था, आलोचना कर दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, तथाकथित सरकार का क्या करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, सच्ची खबरों को छुपा देना चाहिए, धर्म के नाम पे लड़ा देना चाहिए, ये आज के लोकतंत्र की मीडिया की भूमिका है। ठीक है, करप्ट हो गई है, पूरा गोदी मीडिया हो गया है ना, पैड मीडिया हो गया है। तो भैया मीडिया क्या होता है, पुराना देखिए, देश में हो रही घटनाओं की सही जानकारी देना मीडिया का काम है, लेकिन आज ऐसा हो रहा है क्या, बताइए कमेंट करके, है ना। आपको कभी भी लगे कि आपका जीवन बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुश हो, तो आप 2-3 ठोक न्यूज चैनल प्राइवेट वाले लगा लेना, आपको अभी लगेगा कि अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाएगा, अभी हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा, ऐसे बताएंगे ये देखिए ये हो रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, वो दिखाते ही रहेंगे। जब आपको लगे आपकी जिंदगी में वाकई बहुत कुछ टेंशन है, आप ना डीडी न्यूज लगा लेना, उन लोग इतने प्यार से बताएंगे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 10 ठिकाने मार गिराए, बाढ़ आई 40 लोग मर गए, 50 लोग घायल हो गए, इतने प्यार से बताएंगे कि पूछो मत। ये मैं एक जोक की लाइन बता रहा हूं, बुरा लगे अग्रिम क्षमा। चलो अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कौन कहां से विद्रोह का नेतृत्व किया, 1857 की क्रांति में कौन कहां से नेतृत्व किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की। ठीक है, तात्या टोपे और धुंधु पंत कानपुर से किए, वीर नारायण सिंह सोना खान बलौदा बाजार से किए, कुंवर सिंह बिहार से किए। ठीक है,
1857 की क्रांति का नेतृत्व। अब इसमें ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है ना। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऑप्शन ए। तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। मैं आपको बता दूं कौन कहां से नेतृत्व किया है, यह पूछा जाता है, ठीक है, कौन कहां से नेतृत्व किया है। तो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे, है ना, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। कौन? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जफर नाम से कविता लिखते थे। और बख्त खां सैन्य नेतृत्व किए थे, बख्त खां दिल्ली से। उसके बाद कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब को धुंधुपन, तात्या टोपे के पास सैन्य नेतृत्व था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, यह पूछा जाता है, लखनऊ कौन किया था? बेगम हजरत महल ने, हजरत महल ने क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, कौन? लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। उसके बाद बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से कौन किए थे? खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, ठीक है। उसके बाद चलो इतना ही है, खान बहादुर खां। और बिहार से कौन? कुंवर सिंह, बिहार से कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? बहुत पूछता है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसीलिए कोई चीज पश्चिम से आ रही है तो कोई चीज उसके सामने आएगी तो वो ऑटोमेटिक पूर्व दिशा से आएगी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण हमारे यहां सूर्योदय कहां होता है? पूर्व में होता है, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण किस दिशा में रॉकेट छोड़ा जाता है? पूर्व की ओर, ताकि उसको पलायन वेग मिल सके, ठीक है। इसीलिए भारत के पूर्व में क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप, है ना, और वहां से रॉकेट छोड़ा जाता है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपके पिताजी ने 6 माह पूर्व नल कलेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि अभी नगर निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार। आपको पता है कि आपको दिया गया है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया सूचना का अधिकार, जिसके तहत आप सरकारी संस्थाओं से क्या मांग सकते हो? सूचना मांग सकते हो, ठीक है दोस्तों तो ये आज के हमारे 80 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको काफी पसंद आए होंगे। इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये शिक्षक टेट की जो पेपर हुई थी 2024 में वर्ग 2 के लिए, उसका क्वेश्चन था ये, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने समाहित किया। ये आपके जरूर काम आएंगे और जरूर उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा आपका आबकारी आरक्षक, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, ठीक है, प्रयोगशाला परिचालक, इन सब की भी क्लास आयोजित की जा रही है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और पुख्ता बनाना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इन सब एग्जाम के संबंध में हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, वो भी आप बहुत कम ही कीमत पर खरीद सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, तैयारी करिए, कहीं से भी करिए। अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करिए। बाकी मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।